हाँ तो बच्चों अब हमें भार मात्रक के बारे में क्या करेंगे, विचार करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर है विलेय का हम क्या प्रयुक्त करेंगे, भार प्रयुक्त करेंगे या द्रव्यमान प्रयुक्त करेंगे। और जो विलयन है उसका भी हम क्या प्रयुक्त करेंगे, भार ही प्रयुक्त करेंगे। यानी विलेय का भी भार प्रयुक्त करेंगे और विलयन का भी हम क्या प्रयुक्त करेंगे, भार प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें फिर कौन कौन सी इकाइयाँ या प्रदर्शित करने के कौन कौन से जो तरीके हैं वो आते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें पहले तो आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स विलेय का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान। तो इसको किससे दर्शाते हैं, वेट बाई वेट, प्रतिशत। ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा, मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। जिसको मोल भिन्न भी कहते हैं। मोल भिन्न। तीसरा आता है इसमें मोललता। ठीक है। तो इनमें आयतन प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इनमें क्या नहीं प्रयुक्त हो रहा है, आयतन। एक और है जो वैसे तो काफी यूज आता है लेकिन इसका क्या है, साधारणतः यूज नहीं करते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये देखो पहला इसमें आएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा मोल अंश या मोल प्रभाज या इसको मोल भिन्न भी कहते हैं। तीसरा आएगा मोललता, ठीक है ना। और चौथा आएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो हमने शुरू में देखा था कि यहाँ पर विलेय का भी भार है, विलयन का भी भार है। आयतन यहाँ पर प्रयुक्त ही नहीं हो रहा है। आयतन प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो बोलो यहाँ पर इन इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्योंकि द्रव्यमान या भार किससे प्रभावित नहीं होता, ताप से प्रभावित नहीं होता। लेकिन जो पहले वाला हम पढ़ रहे थे भार आयतन मात्रक, उसमें आयतन क्या आ रहा था, काम्य आ रहा था और आयतन ताप के द्वारा प्रभावित होता है। तो वो इकाइयाँ ताप के द्वारा प्रभावित होंगी लेकिन ये नहीं होंगी, क्योंकि इनमें हम किसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आयतन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की संख्या, बाहर भागों की संख्या का मतलब ग्रामों में मात्रा, जो विलयन के 100 बाहर भागों में क्या होती है, उपस्थित होती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है। विलेय पदार्थ के बाहर भागों की संख्या यानी ग्रामों में मात्रा जो विलयन के 100 बाहर भागों में उपस्थित होती है क्या कहलाती है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि 5% सुक्रोस, 5% वेट बाई वेट सुक्रोस विलयन। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि जैसे मेरे पास क्या है 5 ग्राम सुक्रोस है, ठीक है ना, ये किसकी मात्रा हो गई, विलेय की मात्रा हो गई। अब मैं 5 ग्राम सुक्रोस लूंगा और उसको 95 ग्राम जल में क्या कर दूंगा, घोल दूंगा। ठीक है ना। 5 ग्राम में क्या लूंगा, सुक्रोस लूंगा और 95 ग्राम जल में घोल दूंगा। अब बोलो विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से। ये हमारा क्या हो गया, विलेय, और ये क्या हो गया, विलायक। तो विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। अब बताओ 100 ग्राम में विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है, 5 ग्राम ही है ना। 100 ग्राम में विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है, 5 ग्राम। तो बोलो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5% हो गया। अब देखो इसको 100 कैसे करते हैं, वेट बाई वेट, परसेंटेज को हम 100 कैसे करते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि विलेय होता है उसको बी के द्वारा दर्शाते हैं हम, और विलायक को किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ऊपर आप किसका द्रव्यमान या भार लिख दो,
विलेय का। अब नीचे क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान। विलयन किससे बनता है, विलेय और विलायक से। तो विलायक का द्रव्यमान तो WB के द्वारा, विलेय का द्रव्यमान तो हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, WB के द्वारा दर्शा ही रहे हैं। विलायक का द्रव्यमान किससे दर्शाएंगे, WA से दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसका द्रव्यमान या भार बन गया, विलेय का, और ये किसका बन गया, विलायक का। अब इसको कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इस सूत्र से हमारा क्या आ जाएगा, इस सूत्र से हमारा आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे अभी मैंने ये बताया था कि 5% वेट बाई वेट सुक्रोज का विलयन है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, दूसरे तरीके से ऐसे बताता हूँ कि 5 ग्राम सुक्रोज को, सुनिए ध्यान से, 5 ग्राम सुक्रोज को जल में इतना घोलते हैं कि परिणामी विलयन 100 ग्राम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 100 ग्राम। या इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी हमें बता सकते हैं इस प्रश्न को कि 5 ग्राम सुक्रोज को 95 ग्राम जल में घोला गया है, परिणामी विलयन का क्या ज्ञात कीजिए, वेट बाई वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 5 ग्राम आपको दे दिया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय यानी जल का द्रव्यमान कितना दे दिया, 95 ग्राम। तो WB आपका कितना बन गया, 5 ग्राम। WA कितना बन गया आपका, 95 ग्राम। अब हम सूत्र काम में लेंगे, तो सूत्र काम में लिया तो WB हमारा कितना है, ये लो 5 ग्राम। अब बोलो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, WB प्लस WA। तो ये देखिए 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम गुणा 100, तो ये 5, ये कितने आ जाएंगे, 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 100 से गुणा कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 5% वेट बाई वेट, ठीक है। अब इसका दोबारा अर्थ समझो, इसका दोबारा अर्थ यही है कि अगर विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम, तो उसमें सुक्रोज कितने प्रतिशत या कितने ग्राम मात्रा में उपस्थित होगी, 5 ग्राम मात्रा में उपस्थित होगी। तो ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। हाँ बच्चों, जैसे हमारा प्रश्न है कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, ठीक है। और विलयन का घनत्व दिया हुआ है, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर या मिलीलीटर इनवर्स है। तो ये जो विलयन बना है, इसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है या भार मात्रक निकालना है। तो देखिए भाई, हमको क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है। WB कितना दिया हुआ है, 11 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हम द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय पदार्थ का भी हमको क्या चाहिए, भार या द्रव्यमान चाहिए, और विलायक का भी क्या चाहिए, भार या द्रव्यमान चाहिए। लेकिन यहाँ पर विलायक का क्या नहीं दिया हुआ है भैया, भार नहीं दिया हुआ है। विलयन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो आयतन दिया हुआ है और विलयन का घनत्व दिया हुआ है, तो इससे परिणामी विलयन का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान निकालना है आपको, तो घनत्व को किससे गुणा कर दीजिए, आयतन से गुणा कर दीजिए। घनत्व का मात्रक क्या होता है बताइए, हाँ, घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये देखिए, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये ऐसा ही मात्रक में भी हो सकता है। और ये क्या दिया हुआ है, आपका आयतन दिया हुआ है, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 500 ml से गुणा कर देंगे। अब देखिए, ये घात माइनस की और ये घात किसकी है, प्लस की है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो ग्राम बच गया ना अकेला, ये द्रव्यमान बच गया। अब 500 को हम 1.1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 550 ग्राम आ जाएगा। मतलब
हमने विलयन के घनत्व को विलयन के आयतन से गुणा कर दिया, तो हमको विलयन का क्या प्राप्त हो गया? द्रव्यमान प्राप्त हो गया। ये विलयन का घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और ये विलयन का आयतन हमको दिया हुआ है, दोनों राशियां दी हुई है। अब इनको हम गुणा करेंगे तो ये मिलीलीटर की प्लस की जो पावर है, यहाँ माइनस की पावर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? ग्राम। और 500 को 1.1 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 550 ग्राम आ गया। तो W, ये विलयन का आयतन टोटल हमको कितना प्राप्त हो गया भैया? 550 ग्राम विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये 550 ग्राम किसके बराबर भी और होगा? WB प्लस WA। भाई विलयन में तो दोनों ही आएंगे, विलय भी आएगा और क्या आएगा? विलायक भी आएगा। तो अब शुरुआत करते हैं, इसका क्या ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। बोलो WB कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम दिया हुआ है, ये 11 ग्राम आपका ऊपर आ गया। ठीक है, अब बताओ बच्चों, विलयन का टोटल आयतन कितना बच गया? मैंने सूत्र बताया था WB बट्टा WB प्लस WA गुणा 100। तो बच्चों हमारा WB 11 ग्राम दिया हुआ है, WB और WB किसके बराबर था? 550 ग्राम। ये 550 ग्राम, और कितने से गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। चलो सोल्व करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 हो गया, 11 पंजो 55, ठीक है ना? ये आ गया, कितना आ गया भैया? 2%। ठीक है, दोबारा देख लो, 11 ग्राम बट्टा 550 ग्राम गुणा 100, ठीक है? ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 0 इससे हो गई। अब 11 पंजो 55, 5 का भाग इसमें देंगे 2%। ठीक है, ये क्या हो गया? हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, डायरेक्ट आपको क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ होगा, उसका आयतन और उसका क्या दिया हुआ होगा, घनत्व दिया हुआ होगा, तो उसको हम ऐसे गुणा करके द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विलयन के घनत्व को उसके आयतन से गुणा कर लेंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, मतलब WB प्लस WA प्राप्त हो जाएगा। तो ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका ज़्यादातर उपयोग किस में किया जाता है, ये जो रासायनिक उद्योग होते हैं उनमें, उन जो भी रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनकी सांद्रता को व्यक्त करने में किया जाता है। मोललता, क्या पढ़ेंगे, मोललता, इसको मोलेलिटी कहते हैं, मोलेलिटी। अब इसको शॉर्ट में दर्शाते हैं कि स्मॉल m के द्वारा। ध्यान दीजिए, स्मॉल m के द्वारा क्यों दर्शाया, क्योंकि कैपिटल M के द्वारा हम किसको दर्शाते हैं, मोलरता को। किसको, मोलरता को। तो इसकी डेफिनेशन हम ज्ञात करते हैं। देखिए, 1 किलोग्राम विलायक, यहां पर विलयन काम में नहीं लेंगे, क्या लेंगे, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, अब इधर देखिए, हम सूत्र काम में लेंगे, यदि W ग्राम विलेय VmL विलायक में उपस्थित है, हाँ बच्चों, कुछ मैंने इनके पूर्व के सूत्र बताए हैं, उनके आधार पर ये आपको समझना आसान रहेगा। तो ये देखिए, स्मॉल m मोललता हो गई। तो पहले मैंने क्या बताया था कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो पहले हमको विलेय के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो विलेय के मोल ज्ञात करने के लिए आपको क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ होगा, या डायरेक्ट मोलों की संख्या दी हुई होगी, और नहीं दी हुई होगी तो निम्न तरीके से हम बना लेंगे। तो W तो क्या है, विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान या क्या है, भार है। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें किसका भाग दोगे, किसका भाग दोगे, अणुभार का। तो यहां पर क्या आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया। ठीक है, गुणा। अब यहां पर मैं V तो लिख नहीं सकता, क्यों,
क्योंकि मोललता में क्या है भैया, आयतन तो काम ले नहीं रहे हैं, क्या ले रहे हैं, द्रव्यमान या भार। तो यहाँ पर मैं इसको भी W से ही दर्शाऊंगा। अब अगर कई बार क्या होता है, W किस में दिया हुआ होता है भैया, ग्राम में दिया हुआ होता है। किस में दिया हुआ होता है, ग्राम में दिया हुआ होता है। तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पर किसका डिवाइड करेंगे, 1000, ठीक है। और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हो सकती है कि ये भी W, ये भी W। तो एक तो तरीका है कि इस W को आप क्या लिख दो, स्मॉल लिख दो, ठीक है। और इसको क्या लिख दो, कैपिटल लिख दो। और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दो, किलोग्राम लिख दो। या ऐसे नहीं करते तो इस W के यहाँ पर क्या लगा दो, B लगा दो, जिससे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमको क्या हो, ज्ञात हो, ठीक है ना। तो ये मोललता का क्या बन गया, सूत्र बन गया। अब दूसरी बात ये देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि मोललता है, इसमें हमने विलियन का क्या नहीं यूज में लिया, आयतन, बल्कि हमने विलायक का क्या काम में लिया है, द्रव्यमान या भार काम में लिया है। और आपको पता है कि जो भार या जो द्रव्यमान होता है वो क्या ताप से प्रभावित होता है, क्या नहीं होता। तो मोललता है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है, जबकि मोलरता क्या होती है, ताप से प्रभावित होती है। अब बच्चों हम इसका मात्रक की बात करेंगे। मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोललता का मात्रक होता है मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है ना। ये किलोग्राम क्यों है, क्योंकि हमने विलायक का क्या लिया था भैया, द्रव्यमान लिया था। तो जैसे मोल किलोग्राम इनवर्स है, जैसे मैं बात करूं कि पोटेशियम क्लोराइड है, इस विलियन की मोललता कितनी है, 1 मोल किलोग्राम इनवर्स है। पोटेशियम क्लोराइड के विलियन की मोलरता कितनी है, 1 मोल किलोग्राम इनवर्स है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम विलायक में पोटेशियम क्लोराइड का कितना मोल उपस्थित है, 1 मोल उपस्थित है, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड के 1 मोल किलोग्राम इनवर्स जो विलियन है, उसका क्या तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम विलायक में पोटेशियम क्लोराइड का कितना मोल उपस्थित है, 1 मोल उपस्थित है। इसी प्रकार जैसे मैं कहूं कि 0.5 मोल किलोग्राम इनवर्स एसिटिक अम्ल का विलियन है, तो इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम विलायक में एसिटिक अम्ल का कितना मोल उपस्थित है, 0.5 मोल उपस्थित है। तो ये हो गई मोलेलिटी। इसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। ये इसका मात्रक हो गया और ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मोललता भार भार मात्रक के अंतर्गत आता है। तो अभी तक हमने 2 पढ़ लिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता। अब हमारा तीसरा होगा मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज। हाँ, अब बच्चों तीसरी जो यूनिट है, तीसरा जो तरीका है वह है हमारा मोल अंश या इसको मोल भिन्न भी कहते हैं, या इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। और बच्चों इसको सामान्यतः हम किसके द्वारा डिनोट या प्रदर्शित करते हैं, अक्ष के द्वारा इसको हमें प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज, और इसको सामान्यतः अक्ष के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो सुनिए बच्चों इसकी परिभाषा। किसी मिश्रण में या किसी विलियन में, विलियन भी एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण ही होता है। तो किसी विलियन या किसी मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोल तथा सभी उपस्थित अवयवों के कुल मोलों का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। थोड़ी लंबी परिभाषा है तो इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी मिश्रण या विलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोल तथा शेष जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उनके मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोल तथा शेष सभी उपस्थित अवयवों के मोलों का क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे
अब इसको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चों हमारे पास कोई विलयन है, उसमें दो घटक हैं, ए घटक व बी घटक। भाई ए को आप क्या मान लो, विलेय मान लो। भाई विलयन में कम से कम दो घटक तो होते ही हैं, एक विलेय है और ये हमारा क्या है, विलायक है। हमने मान लिया कि जो ए है, ठीक है ना, उसके मोलों की संख्या कितनी है, Na, ठीक है ना। विलेय के मोलों की संख्या को मैं किसके द्वारा दर्शा रहा हूं, Na के द्वारा दर्शा रहा हूं। और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या को मैं किसके द्वारा दर्शा रहा हूं, Nb के द्वारा दर्शा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों देखिए Na और Nb कैसे ज्ञात करते हैं, ये समझना है हमको। जैसे ये Na और ये Nb, Na को हम ज्ञात करते हैं। Na क्या है, विलेय A के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ होगा, विलेय पदार्थ का क्या दिया हुआ होगा, द्रव्यमान, या क्या दिया हुआ होगा, भार दिया हुआ होगा। मान लेते हैं कि विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान या भार कितना है, WA है। अब इससे हमको क्या ज्ञात करना है, विलेय पदार्थ A का हमको क्या ज्ञात करनी है, मोल ज्ञात करने हैं। तो इसमें A पदार्थ, जो विलेय A पदार्थ है, इसके मोलर द्रव्यमान का क्या दे दो, भाग दे दो। तो इससे A के मोल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसे ही विलायक जो B है, उसके मोलों की संख्या हमको Nb क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो Nb कैसे ज्ञात करोगे, B का आपको क्या दिया हुआ होगा, द्रव्यमान या भार दिया हुआ होगा, जिसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, WB के द्वारा दर्शा देंगे। किसके द्वारा, WB। और B का जो मोलर द्रव्यमान है उसका हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात हो गया, Na और Nb ज्ञात हो गया। अब हमको जो विलेय A है, ठीक है ना, इसका मोल अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल अंश। तो मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी, उसको याद करो बच्चों, कि किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा कुल उपस्थित मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होता है। तो अक्ष A, हाँ भाई, अक्ष A किसको प्रदर्शित करेगा, विलेय A के मोल अंश को। भाई हमारा जो A था वो क्या था, विलेय था। तो अक्ष A क्या बनेगा, अक्ष A को क्या कहोगे, A का मोल अंश। किसका अंश, A का मोल अंश, या ये भी बोल सकते हो विलेय A का मोल अंश। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी अवयव का मोल अंश ज्ञात करने के लिए ऊपर सबसे पहले क्या आता है, उस अवयव का मोल आता है। तो बोलो A अवयव जो है या विलेय है, उसका मोल कितना है भैया, Na। और बोलो विलयन या जो मिश्रण है वो किस किस से मिलकर बना था हमारा, विलेय और विलायक से। तो विलेय के मोल कितने थे, Na, और विलायक के कितने थे, Nb। तो इनका ये दे दो, भाग दे दो, Na प्लस Nb। तो इस सूत्र से हमने क्या ज्ञात कर लिया, A का मोल अंश ज्ञात कर लिया। अब मान लो आपको B का मोल अंश ज्ञात करना है, तो बोलो इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना आपको। Na प्लस Nb है, ये तो नीचे रहेगा, ऊपर किसका मोल या मोलों की संख्या आ जाएगी, B के मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये A का मोल अंश हो गया, ये क्या हो गया, B का मोल अंश हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मिश्रण है यानी विलयन है, उसमें A के 2 मोल तथा B के 4 मोल उपस्थित हैं। अब यहां पर तो A और B के क्या है भैया, डायरेक्ट मोल दिए हुए हैं। कई बार क्या होगा, A और B के डायरेक्ट मोल ने देख रही इनकी मात्रा दी हुई होगी, ठीक है ना, और मात्रा दी हुई होगी, उससे आपको मोल बनाने पड़ेंगे। मोल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके मोलर द्रव्यमान का उसकी दी गई मात्रा में आपको क्या दे देना पड़ेगा, भाग दे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट मोल दिए हुए हैं। अब आपको A का मोल अंश ज्ञात करना है। अक्ष A किसको प्रदर्शित कर रहा है, A के मोल अंश को। तो याद कीजिए ये नीचे वाले सूत्र। बोलो ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले A के मोलों की संख्या आएगी। बोलो A के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ये लीजिए 2 लिख दिया। अब बोलो नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल मोल।
भाई मिश्रण या विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उनके टोटल मोल हो जाएंगे। तो टोटल मोल कितने हो गए, 2 मोल तो किसके हैं, ए के, और बी के कितने हैं, 4 मोल। तो ये कितने हो गए, 2 + 4, 2/6 बराबर 1/3। ये किसका मोल अंश आ गया, ये किसका मोल अंश आ गया, ए का। ठीक है ना। अब बात करेंगे बी के मोल अंश की। तो बी का मोल अंश ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर किसके मोल आ जाएंगे, बी के मोल आ जाएंगे। बोलो बी के कितने मोल हैं, 4 मोल। कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। और बोलो विलयन में या मिश्रण में टोटल मोल कितने हैं बच्चों, 6 हैं। तो ये देखिए 2 + 4, 4/6, ये काट दिया 2, ये 3, 2/3 आ गए। ठीक है। तो ये ए का मोल अंश आ गया और ये बी का मोल अंश आ गया। अगर बच्चों ऐसा हो, यहां पर तो मिश्रण में 2 ही अवयव उपस्थित हो, अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या हो, यही तरीका काम में लेना। जैसे मान लो कि कोई मिश्रण है, उसमें ए के कितने मोल हैं, Na हैं, बी के मोल कितने हैं, Nb हैं, सी पदार्थ के मोल कितने हैं, Nc है, और डी पदार्थ के मोल कितने हैं, Nd है। तो अगर आपको अक्स ए ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, ऊपर ए के मोल आ जाएंगे और नीचे मिश्रण के टोटल मोल आ जाएंगे। मतलब Na + Nb + Nc + Nd। ऐसे ही बी का जो मोल अंश होगा वो क्या होगा, Nb/Na + Nb + Nc + Nd। इसी प्रकार सी का हो जाएगा Nc/Na + Nb + Nc + Nd। इसी प्रकार डी का मोल अंश हो जाएगा Nd/Na + Nb + Nc + Nd। ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि किसी मिश्रण में चाहे कितने भी अवयव उपस्थित हों और किसी भी अवयव का मोल अंश आपको ज्ञात करना है तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कैसे ज्ञात करोगे, जिस अवयव का मोल अंश ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या को तो ऊपर पुटअप कर दो और जितने भी मिश्रण में अवयव हैं उनके मोलों की संख्या का कहाँ पुटअप कर दो, योग नीचे पुटअप कर दो, जैसे यहाँ पर किया है। ठीक है ना। अक्स से ज्ञात किया है ए का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ए के मोलों की संख्या को क्या रख दिया ऊपर, और नीचे क्या आ गई, टोटल मोलों की संख्या आ गई Na + Nb + Nc + Nd। ऐसे ही बी का जो मोल अंश है उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया भैया, बी के मोलों की संख्या को क्या किया, हमने ऊपर पुटअप कर दिया और नीचे टोटल मोलों का योग करके लिख दिया और इसको सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही सी का मोल अंश ज्ञात कर लेंगे और इसी तरह किसका मोल अंश ज्ञात कर लेंगे, डी का। अब बच्चों आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि अगर किसी मिश्रण में बहुत सारे अवयव हों तो उसका हम क्या कर लेते हैं भैया, उसका मोल अंश कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे xi है, ये क्या है भैया, आई वे वाले अंश का क्या है, मोल भिन्न या मोल अंश है। ये क्या है, IV वाले अवयव के मोलों की संख्या है। जैसे ये रहा अक्षय के मोलों की संख्या, और ये क्या आ गया, सिग्मा Ni कुल मोलों की संख्या आ गई। इसको हम प्रयोग कर लेंगे। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सुननी है कि चाहे किसी मिश्रण में कितने ही अवयव उपस्थित हों, चाहे किसी मिश्रण में कितने भी अवयव उपस्थित हों, उसके मोल अंशों का योग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। जैसे हमने ये एक मिश्रण लिया था, एक मिश्रण में ए के 2 मोल तथा बी के कितने मोल हैं, 4 मोल हैं। ठीक है ना। तो ए का मोल अंश कितना आया था, 1/3, और बी का मोल अंश कितना आया था, 2/3। तो इनका योग कितना आएगा, 1 ही आएगा। योग करके देख लो भाई, 1/3 + 2/3, 3 लघुत्तम आ गया, ये 1 + 2, 3/3, ये 1। तो चाहे किसी मिश्रण में कितने भी अवयव उपस्थित हों, उनके मोल अंशों का योग कितना होता है या कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओके।